हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे। देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है आपके जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में हमने यूपी जीके और जीके के भी आपके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर माउंट आबू में स्थित जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पर शाम का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ का नज़ारा देखने जाते हैं। इस मंदिर के पीछे एक तालाब है, उसका नज़ारा देखने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, जैनियों के द्वारा। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा, तो जैनियों के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है गीत गोविंद किसकी कृति है। गीत गोविंद, और गीत गाते हैं तो जय जयकार होता है, अर्थात जयदेव जी की है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। और कहाँ पर हुआ, कब हुआ था, तो 4 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। 1674 ईस्वी में आपका शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन सिख गुरु ने करवाया था। 5 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा, सी नंबर, गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, किसने कराया था, गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर 1498 में वास्को डी गामा आपके कालीकट बंदरगाह में आए थे और जमोरी ने इसका बहुत ही भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ पर खोली गई थी, तो याद रखना सबसे पहले जो आपकी व्यापारिक कंपनी खोली गई थी वो आपकी सूरत में खोली गई थी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। लेकिन कुछ कारणों के बाद ये कंपनी का कार्य बंद हो गया था। आपके दक्षिण भारत में आपके इधर साइड कंप्लीट होने के बाद फिर इसको शुरुआत हुई थी, लेकिन माना इसी को जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। और बेगम हजरत महल जो कि 1857 की आपकी क्रांति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इन्होंने। और सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके लखनऊ से। बहुत अच्छे। चलिए गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो कि नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था। तो नील किसानों से संबंधित जो जुड़ा स्थल रहा है वो आपका कौन सा है, वो आपका है चंपारण। ठीक है, चंपारण है। यहाँ पर नील की खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे अंग्रेज लोग, और नील की खेती जिस खेत में की जाती है वो खेत खराब हो जाता है, उपजाऊहीन हो जाता है। इस कारण से वो नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती इतना ज़्यादा करें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। ये केसरी पत्रिका जो कि समाचार पत्र है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। जवाब हो जाएगा आपका बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था। नमक में टैक्स लग गया था, इस कारण से यहाँ पर 11 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण ही इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सुबह का तारा, सांझ का तारा, ये आपका है शुक्र ग्रह।
ठीक है। शुक्र ग्रह में याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के भी आपके साक्ष्य मिले हुए हैं आपके शुक्र ग्रह में, और ज्वालामुखी तो आपके हैं ही इसमें। अगला है टुंड्रा है, टुंड्रा, टुंड्रा क्या है भाई? तो टुंड्रा याद रखिएगा ये शीत मरुस्थल होते हैं टुंड्रा, जैसे कि जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ होते हैं, ठीक है, तो उनको टुंड्रा प्रदेश बोल देते हैं। जहाँ पर बर्फीली एरिया होते हैं वहाँ पर पौधे का रूप जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो याद रखने वायुमंडल में आपकी 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो सबसे पहली आपकी मंडल है आपका कौन सा? क्षोभ मंडल है, जहाँ पर आपकी मौसम संबंधी सभी क्रियाएं यहाँ पर घटती रहती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग भी आपको यहीं से संबंधित होती है, क्षोभ मंडल से। अगला भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर भारत की बात कह रहा है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की, जिसे हम लोग वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, या इसे गंगा की उपमा के रूप में भी जानते हैं, और ये आपकी जो नदी है वो आपकी है कौन सी? आपकी गोदावरी है, जो कि नासिक के त्र्यंबक से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? आपके नासिक के त्र्यंबक से निकलती हुई आपकी ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है आपकी गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, याद रखिए पश्चिमी घाट के, इसको समझिए तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, और हमारा फर्ज होता है कि उसको सही तरीके से सेटिस्फाइज करना। यहाँ पर पश्चिमी घाट आपका ये है, आपका पश्चिमी घाट कौन सा? ये है, ठीक है। और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, तो ये वाला जो भाग है इसे हम लोग कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका ह्यूमन कोड। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोड बोलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी तट मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला तट, ठीक है, ये जो आपका है इसमें, तो उसमें याद रखिएगा तूतीकोरिन ये आपके पश्चिमी तट पे आपका नहीं है, आपका सी नंबर। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, दिल्ली में सर्दियों के समय जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो याद रखिए दिल्ली में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? 22 नंबर, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? घरेलू खपत से है। क्या है? घरेलू खपत से है। अगला राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय, तो याद रखिए एनएनपी में अगर मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो आपकी राष्ट्रीय आय निकल आती है। यहाँ पर 23 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, एनएनपी जो कि साधन लागत पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा राज्यों के लिए जो राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका होता है आपका बिक्री कर, ठीक है, बिक्री कर। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ये आपके 2022 में। कब? 2022 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा एक विकल्प आपको दिया जाता है कि इस मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो, वो आपकी होती है चेक, ठीक है। चेक को हम लोग वैकल्पिक मुद्रा कहते हैं। अगर किसी के पास चेक लेके जाते हैं तो जरूरी नहीं, वो मना नहीं कर सकता है कि नहीं हम चेक नहीं लेंगे, या इच्छा नहीं है तो आप चेक नहीं, आप हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं, इसलिए इसे वैकल्पिक मुद्रा कह सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? जो निर्धारित की गई थी आपकी विकास दर उससे कम थी, ये आपकी पंचवर्षीय योजना आपकी थी चौथी पंचवर्षीय योजना, बी नंबर।
संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? यहाँ पर देखिए बनकर बोला गया है, ना कि लागू हुआ है। तो पूर्णतः बनकर जो लागू हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था आपका, और इस दिन 15 आर्टिकल आपके लागू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है यहाँ पर? तो राजनीतिक शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो भारत की जनता है। भारत की जनता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? आपकी जो शिक्षा है इसे किस सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा शिक्षा, बहुत अच्छे, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। याद रखिएगा कि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कई राज्य सरकारों ने इस सूची को, समवर्ती सूची को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो भी सूची होती है राज्य को प्रेशर ज़्यादा होती है, तो इस कारण से इस समवर्ती सूची को हटाने का प्रावधान अर्थात आवाज़ें उठाई गई हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान जो परिस्थिति है वो क्या है? परिस्थिति है वो कैसी है? संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो याद रखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, अर्थात हाई लेवल लो लेवल के बीच का डिफरेंस खत्म करने के लिए लोक कल्याणकारी यह समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विजयी उम्मीदवार होता है उसको कितने प्रतिशत बहुमत प्राप्त करना होता है? तो ये होते हैं कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों को बहुमत। ठीक है, मतलब 50% से अधिक होना चाहिए। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य पूछा है, और 35 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, शक्ति पुंजों से तटस्थता। गुट निरपेक्षता तात्पर्य होता है शक्ति पुंजों से तटस्थता। अगला है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वो बना था आपका 1945 में। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा 1945। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? दिया जाता है ऐसे बोलेंगे, तो प्रशिक्षण के लिए, और प्रशिक्षण के लिए ये आपका होता है, अर्थात जो शिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिलता है ये किसके द्वारा मिलता है? तो याद रखिए स्वीडन, ठीक है, स्वीडिश बैंक है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक अर्थात किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेल ऑन द टाइगर, और ये लिखी गई है सैयद मोंटगोमेरी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि स्थित है, को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित कहाँ पर है? याद रखिए पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? संघाई कारपोरेशन संगठन में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से कौन कौन से देश आपके शामिल हैं? तो इसमें आपका है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तो है ही हैं, और चीन, रूस भी है। अगला, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? और आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, पारसेक होती है। याद रखिएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अगला है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम जो प्रतिपादित किया था किसने किया था? गति के नियम प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? तो ये किए थे आपके न्यूटन ने किया था। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है डीपीटी का विस्तार करें, अर्थात डीपीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर डीपीटी का फुल विस्तार आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा डेस्कटॉप आपकी पब्लिशिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदमी किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? दवा हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, उसका संरक्षण, उसके बचाव के लिए जो अम्ल प्रयोग करते हैं वो आपका कौन सा अम्ल है? याद रखिए वो आपका बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो ये करता है आपकी मेरुरज्ज के साथ। ठीक है, जैसे खोपड़ी है और खोपड़ी के पीछे जो आपका ये होता है उसे मेरुरज्ज कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो रंग वर्णांधता एक आनुवांशिक है, अर्थात जो कलर विजन होता है ये एक आनुवांशिक रोग होता है, याद रखिएगा। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? यहाँ पर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और जवाब यहाँ पर सभी के साथ में नहीं आए होंगे, चलो हम बता ही दे रहे हैं। तो चीनी यात्री फायान किस शासक के समय आया था? 50 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था, और हेन सॉन्ग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय आया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 प्रश्न हुए, 1-2 प्रश्न आपके काफ़ी टफ थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का स्कोर कैसा रहा है ये समझिए कि ये प्रीवियस ईयर का ये टेस्ट पेपर है, और ऐसे ही टेस्ट पेपर आपको लगाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, स्कोर देखिए क्या कमियां हैं इसको भी देखिए। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।